Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 8th lecture of Developing Your Research Project or Proposal. We are starting with the new subject. इसमें आप दो चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अबाउट द लर्निंग टिप्स, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है आपकी आने वाली लाइफ में भी, आपके आगे भी आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प करेंगी किसी भी लर्निंग में. अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रिसर्च करनी है, आपको डिफरेंट जो है कोई भी लेआउट बनाने हैं, ये लर्निंग टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है. नंबर 2, फर्स्ट ड्राफ्ट को हम बताएंगे कि फर्स्ट ड्राफ्ट कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट ड्राफ्ट कैसे बनता है. राइट हो गया जी. आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ. ओके जी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन राइट हियर. Okay ji, this is our 8th lecture, drafting your initial research, initial proposal and tip for learning effectively. Okay ji. जी. So सबसे पहले हमारे पास हम स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि हाउ डू वी लर्न इफेक्टिवली. अगर आपकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगी तभी आप आगे जो है वो चीजों को लेकर जा सकते हैं. राइट हो गया जी. ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, सबसे पहले जब आप, क्योंकि आप जो है अब इनिशियल ड्राफ्ट को बनाने जा रहे हैं ना, इनिशियल ड्राफ्ट का आपने स्ट्रक्चर करना है. हम ये भी पढ़ा चुके हैं कैसे उसको स्ट्रक्चर करना है, कौन कौन सी चीजें हैं. अब जब आप सारा का सारा मटेरियल इसमें गैदर करेंगे ना, तो आपको चीजें काफी सारी सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हमने अपने मटेरियल को सम अप करना है, कैसे हमने उसको असेंबल करना है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम मटेरियल को इफेक्टिवली जो है लिख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल. While collecting material, you should be careful about two things: how material relate to each other, relate to the question or not. दो चीजें हैं. अब आपने देखना है कि जो सॉरी आपने देखना है कि क्या जो जितना भी आप मटेरियल गैदर कर रहे हैं वो आपके रिसर्च से मिलता है या नहीं. दूसरी बात, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है या नहीं. Here are some methods you can organize your material. अब 3 तरह के मेथड हैं जो मैं समझती हूँ कि बहुत इफेक्टिव हैं. माइंड मैप, फॉर एंड अगेंस्ट स्टेटमेंट टेबल एंड इंडेक्स कार्ड. चलें जी, देखते हैं कि क्या होता है. सबसे पहला है हमारे पास माइंड मैप. माइंड मैप है, बहुत दफा पढ़ा भी चुकी हूँ. अब आप लोगों ने अगर इसको अप्लाई करना है तो हाउ यू कैन अप्लाई इट. राइट, इट really work for the people or the student have good visualization sense. आजकल हर चीज हम विजुअलाइज करते हैं. अगर आपने देखा हो, छोटे बच्चे हैं अगर उनको पढ़ाया जाता है तो उनको कार्टून्स दिखाए जाते हैं, बड़े हैं तो उनको पीपीटीज दिखाई जाती हैं. पीपीटीज में के जरिए जो है उनको पढ़ाया जाता है, इमेज क्रिएट किया जाता है काफी सारी चीजों का. ठीक हो गया. हाईलाइट इज इन कलर, मतलब क्या है, अगर आप डिफरेंट चीजें नेट पे भी पढ़ते हैं, आपने पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल या डिफरेंट फाइल्स जो हैं अपने पास रख ली हैं, नाउ यू वांट टू स्टडी देम, आप हाईलाइट करते जाएं उनको डिफरेंट कलर से. ठीक हो गया. दूसरा है एड लिंक्स अराउंड की कंसेप्ट. आप उनको लिंक आउट कर दो. लिंक आउट आप 2-3 तरह से कर सकते हो. हाइपर लिंक क्रिएट करके उनमें कि कोई एक जगह है जहां आप सब कुछ लिखना चाह रहे हो ताकि रेफरेंसेस के लिए भी आपको ये काम आ सकते हैं फिर. ठीक है. आप अगर हाइपर लिंक क्रिएट करते हो ना, आपको पता होगा कि हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं. हाइपर लिंक क्रिएट किया जाता है वर्ड फाइल में भी और पीपीटी में भी क्रिएट कर देते हैं, या डिफरेंट वर्ड्स की फाइल है उसमें हाइपर लिंक क्रिएट किया जाता है. उस लिंक के साथ मुंसलिक किया जाता है जो स्पेसिफिक आपकी स्टडी होती है ना उसको. ठीक है. तो आप उससे रेफरेंसेस डेवलप कर सकते हैं. रेफरेंसेस डेवलप करके आप अपने पास सेव कर सकते हैं कि ओके ये जो मेरा स्टडी मटेरियल है ये इस जगह ऑनलाइन पड़ा है. यूज डिफरेंट शेप्स टू मीन डिफरेंट थिंग. आप डिफरेंट शेप्स
उसके साथ डिफरेंट चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। इट्स लाइक कनेक्टिंग योर मेमोरी विद कॉन्सेप्ट। बड़े मजे की बात है कि कनेक्टिंग योर मेमोरी विद कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने अपनी मेमोरी को साथ में कनेक्ट करना है कि ऐसी चीजें या ऐसे शेप्स बनाने हैं कि आपको जो है वो समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे हल करना है, या इस क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड नॉलेज के लिए एक इमेज सेट किया हुआ है, तो जहां जहां बैकग्राउंड नॉलेज होता है वहां पे वो इमेज डाल दोगे। आपको जैसे ही वो इमेज देखोगे आप कहोगे क्योंकि ये मैंने बैकग्राउंड नॉलेज के लिए ये वाला मटेरियल रखा हुआ है। इसी तरह इंट्रोडक्शन के लिए एक शेप आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब इस तरह आप इन चीजों को लेके जा सकते हैं, या आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, उनको डिफरेंशिएट किया हो अपने माइंड में, तो उस तरह भी आप पढ़ते पढ़ते देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये आ रही है इन इंट्रोडक्शन आ रही है, इन कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग आ रही है, ये रेफरेंस के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एंड अगेंस्ट स्टेटमेंट टेबल, अब ये भी बहुत जबरदस्त तरीका है कि आप एक फॉर एंड अगेंस्ट स्टेटमेंट डेवलप कर लो, ठीक है, और की पॉइंट्स बना लो, उनकी डेफिनेशंस बना लो, कुछ पॉइंट फेवर में डाल दो, कुछ एविडेंस में डाल दो, कुछ अल्टरनेटिव डिसीजंस में डाल दो, ठीक है। तो इस तरह आपका एक डिफरेंशिएट हो जाता है। आपने फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट आप एक टेबल लेते हो, आपका टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी का इम्पैक्ट। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। फिर उसके बाद क्या अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए गए हैं वो भी आपने देखने हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आप करेक्टराइज कर सकते हो इस तरह टेबल बना के। टेबल में आप एक रेफरेंस का टेबल डाल दो, एक एविडेंस का टेबल डाल दो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक टेबल बना के भी आप चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलें जी, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल में तीसरी चीज है इंडेक्स कार्ड। It's like a collecting your thought with the reference evidence material having collected, means summarizing all the keyword by making an index card. आप कुछ कटिंग करके ना कार्ड्स बना लो, ठीक है, डिफरेंट कार्डबोर्ड्स बना लो। डिफरेंट कार्डबोर्ड्स बना कर ना आपने क्या करना है, उन डिफरेंट कार्डबोर्ड्स के डिफरेंट कलर रख लो, टाइटल एक पे लिख लो, एक पे रेफरेंस लिख लो, एक पे ब्रीफ पॉइंट लिख लो, एक पे थॉट्स लिख लो। अब जब आप जैसे स्टिकी नोट्स हम अक्सर अपने कॉपीज में लगा देते हैं, उनको छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, जो चीज हमें समझ आ रही है तो उसको समराइज करके ऊपर लिख लेते हैं। या फिर लेक्चर के दौरान हम अगर मैं जैसे अपना बताऊं, जब मैं लेक्चर नोट करती थी तो मैंने हमेशा हर पेज पर एक स्टिकी नोट रखा होता था। जब जैसे ही कोई डिफरेंट पॉइंट मुझे मिलता था या मुझे लगता था कि इस पॉइंट को अच्छा समराइज किया गया है, तो मैं उसको नोट कर लेती थी अपने वर्ड में, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि जब आप पढ़ते जाते हो तो ऊपर की पॉइंट्स बना लिया करो। आप ये जो लैपटॉप में भी या पीसी में भी स्टिकी नोट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, आप उनको जो है साथ साथ रखा करो, बना लिया करो जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अदर्स क्या होता है, मतलब कि आप कौन सी और टेक्निक जो है वो ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल में यूज कर सकते हैं। एक तो राइटिंग करते रहें, कीप राइटिंग इससे आपकी राइटिंग मेथड्स अच्छे होंगे, आपको लिखने का तरीका आएगा। बाज लोग कनेक्ट जैसे कंटेंट राइटिंग सब करना चाहते हैं, अच्छा लिखना आता है, वो समझते हैं कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, बट व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग दे कांट, ठीक है, वो लिख ही नहीं पाते। पहली वजह ये हो सकती है कि उनका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा नहीं है, उन्होंने सही स्टडी नहीं की। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उनको राइटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, जितना आप लिखते हैं उतना आपको अच्छा बेटर जो है वो एक्सपीरियंस होता है राइटिंग के साथ। सॉरी, वेट, उतना आपको एक्सपीरियंस होता है राइटिंग के साथ। ठीक हो गया जी। अब हम बात कर रहे थे ओके, इंटर इनर क्रिटिक्स। इनर क्रिटिक्स क्या होता है कि जब आप अपना काम लिख लें, जो भी फाइंडिंग आप लिख रहे हैं, आपको लगता है मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है जी, मैंने बड़ा जबरदस्त लिखा है। अब देखें कि एक बंदा है जो बड़ा क्रिटिकल सोचता है। क्रिटिक्स मीन जरा कीना, मतलब एक लैंग्वेज कीना परवार नहीं कह सकते इसको, मतलब कीन आई से,
इन इंग्लिश अगर आप इसको कीन आई से इसको देखें, एक यूनिक प्रोस्पेक्टिव से देखें कि अगर कोई और बंदा है जो कि बड़ा ग्रामर के बारे में जरा क्रूशल है, जरा उसको लव्स जो है वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं पसंद, उसको मतलब कंपोज सेंटेंसेस पसंद है, तो क्या मैंने उस तरह लिखा है अपना कॉन्सेप्ट? मतलब हर पैराग्राफ कुछ बयान कर रहा होता है, तो क्या प्रॉपरली मेरा पैराग्राफ ये बता सका है या नहीं? मिसलीडिंग। टू अवॉइड इट, नोट डाउन एंड मेक अ लिस्ट, मस्ट डू। एक लिस्ट बना लेनी चाहिए अपनी जिंदगी में भी, एक लिस्ट बना लें हमेशा के लिए, मस्ट डू। रात को बनाकर सोएं कि सुबह आपने क्या क्या काम करने हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक लिस्ट बनाई हो मस्ट डू की, कि ओके मैंने बैकग्राउंड नॉलेज में भी 10-12 आपकी हेडिंग्स आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या करना है कि उसका एक मस्ट डू बना लेना है, सीक्वेंस ना टूटे, ताकि जो भी कुछ करें उसमें सीक्वेंस ना टूटे। तो आपने एक लिस्ट आउट उसको कर लेना है। ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अब इसका मतलब ये है कि देखें, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ब्रेक लें। अगर आप कॉन्स्टेंटली वर्क करेंगे एक चीज पर तो आप फेडअप हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे तो आप उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे जो एनर्जी जरूरत है। चैलेंजिंग, शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग योर इनिशियल प्रपोजल। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए बेसिक रिसर्च क्या होती है, एडवांस रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च क्या होती है जी? आप एक इनिशियल रिसर्च होती है, आप सेमिनार लेते हो, हैंडआउट्स लेते हो, रिलेटिव चैप्टर्स लेते हो, एक सब्जेक्ट ले लेते हो। सब्जेक्ट जरूरी होता है ना। ये बीएस वाले जो है बेसिक रिसर्च करते हैं इन द लास्ट ईयर, उनको जो एक्चुअली पढ़ाया जाता है वो बेसिक सब्जेक्ट होता है, बेसिक रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। उसमें उन्हें एक टॉपिक दिया जाता है, डिफरेंट टीचर्स जो है उस पर उनसे रिसर्च करवाते हैं। अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्रॉप है या कोई एनिमल है, उसके जो है अपने एरिया में बताएं कि क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी रेयरिंग टेयरिंग कैसे हो रही है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिक रिसर्च के क्वेश्चन है। मतलब कि आपने जो हैंडआउट्स आपको दिए गए हैं, रिलेटिव चैप्टर्स दिए गए हैं, आपने उससे ग्राफ उठाने हैं, आपने नेट से डेटा उठाना है, आपने डेटा से जो डेटा है स्टैटिस्टिकल डेटा उसको लेना है थोड़ा सा, और आपने बता देना है रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। ठीक है, लंबा चौड़ा इसमें नहीं होता है, शॉर्ट रिसर्च आपको कहते हैं। एडवांस रिसर्च में हम रेफरेंसिंग करते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं, डिटेल लिटरेचर होता है, रेलेवेंट बिब्लियोग्राफी होती है, करेक्ट हेडिंग होती है, एकेडमिक ओपिनियंस होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ऑनलाइन रिसर्च होती है, और डेटाबेस इंफॉर्मेशन होती है। उसमें भी डेटाबेस इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती है। प्रोस्पेक्टिव जो है इसका बहुत कम होता है। इसमें हमें रेफरेंसेस, एविडेंस ज्यादा से ज्यादा देने पड़ते हैं, बिब्लियोग्राफीज, रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर किसी ने ये बात की है तो क्यों की है, उसके 2-3 रेफरेंस देने पड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। अब फर्स्ट, आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल। हम पहले इस चीज को डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हम क्योंकि लिखने की तरफ भी जा रहे हैं, इसको समझना भी है। मैं पहले बता चुकी हूँ, ओवरव्यू स्ट्रक्चर जो है इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, डिफाइन करने होता है, एक्सप्लेनेशन करनी होती है आपने, आपका जो एसे है या आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है उसको। ठीक हो गया। इसके बाद सॉरी अच्छा, हाइपोथेसिस आपने डिराइव करना होता है, फिर स्ट्रक्चर बनाना होता है, बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट है, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, आर्गुमेंट एंड एविडेंस ऑफ योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन लिखनी है, हाइपोथेसिस बताना है, हाइपोथेसिस के बाद आपने बॉडी बतानी है इसकी। देखिए ये अभी आउटलाइन है, ठीक है। इसके बाद आपको एक एक करके सारी की सारी चीजें बताई भी जाएंगी, ठीक है। आपको टॉपिक के बारे में बता चुके हैं हम, ठीक है। हाइपोथेसिस के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो बताया जाएगा, मेथोडोलॉजीज, ये सारा कुछ आपने इसमें लिखना है। इंट्रोडक्शन जो होता है, अगर आपको 6 लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड हाइपोथेसिस, इसको डिटेल से आपने लिखना है। और थोड़ी बहुत इसी में इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ आ जाता है, आपके आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। तो एक पढ़ने वाले को इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है।
आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप किस रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। कंक्लूजन, आंसर, आर्गुमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड सिग्निफिकेंट। अब इसमें आप जो है कुछ आंसर भी दे रहे होते हो अपने आर्गुमेंट का कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कुछ आपने इम्प्लीमेंटेशंस भी दी होती हैं। ठीक है, अब ये पार्ट जो है आउटलाइन में आ जाती है। अब आउटलाइन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर हम देखें, बिफोर यू इन्वेस्ट टाइम इन राइटिंग, अपने प्रोजेक्ट को एक दफा क्रिटिकल लोग थे। हैव अ क्लियर आर्गुमेंट दैट इज रेफर्ड टू थ्रू आउट, contain a significant supporting evidence, maintain the fact that you are intended to include। पहले मैं इसको पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लॉजिकल। अच्छा, क्या कहने का मतलब है कि जब भी आप सॉरी जब आप बढ़ने लगे ना आगे, आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है, ठीक है, आपने अपने प्रपोजल को लिखना जो है वो शुरू कर लिया है। ये एक आउटलाइन सी है जो आपने अपने दिमाग में बनानी है while writing your proposal। ठीक है, एक आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है, आपने देखना है कि क्या वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। पहले आपने फर्स्ट ड्राफ्ट में आपने सिंप्लीफिकेशन सारी डालनी होती है, सिंपल सिंपल चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन जैसे जैसे ये थ्रू आउट आपकी रिसर्च के बारे में, अब आप लोग क्या स्पेसिफिक एंशिएंट टू स्पेसिफिक मॉडर्न सॉरी एंशिएंट टू मॉडर्न नॉलेज की तरफ आप जा रहे हैं या नहीं, स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ आप हैं या नहीं, इनइफेक्टिव से इफेक्टिव नॉलेज की तरफ आप क्या जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है इसमें कि व्हेन यू स्टार्ट योर राइटिंग प्रपोजल, ये मैं राइटिंग की बात करूं, ठीक है, पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम जब राइटिंग की तरफ जाते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी होती हैं कि हमारा जो लिटरेचर है वो डिफाइन होना चाहिए, वो इधर उधर की बातें ना करें, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो उसमें एंशिएंट नॉलेज भी है और उसमें मॉडर्न नॉलेज भी है, उसमें स्पेसिफिक रेफरेंस भी है, उसमें जर्नल रेफरेंस भी है। तो ये सारी चीजें मिक्स होके आपका ड्राफ्ट बनाती है। ओके, आफ्टर एनालिसिंग द क्वेश्चन, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, मेक एन आउटलाइन। वही वाली बात है, प्लान योरसेल्फ। अगर आप खुद को प्लान करके नहीं चलते, आप आगे नहीं जा सकते इन रिसर्च। सबसे पहले आप लोगों ने लिंक करना है। आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ गई है, आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है, उसके ऊपर एक ब्रीफ नॉलेज आप दे चुके हो, आपने कैसा आर्गुमेंट डेवलप करना है जिसका लिंक हो, पैराग्राफ में आपने बताना है, एविडेंस देने हैं जहां आपने स्टैट करना है, सारी चीजों को एक दूसरे के साथ में मतलब बताना है कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। बी ऑब्जेक्टिव इन योर प्रेजेंटेशन ऑफ आर्गुमेंट। फर्स्ट ड्राफ्ट अक्सर लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है कि थ्रू योर इन फ्रंट ऑफ योर सुपरवाइजर, तो आप लोगों को प्रेजेंट करने में मसला नहीं होना चाहिए। आप हर चीज के बारे में क्लियर हो कि ये आर्गुमेंट आपने कैसे डेवलप किया, ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है, क्यों डेवलप किया है आपने क्वेश्चन। एडिट एंड रीड्राफ्ट अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। एडिट करते जाएं, इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएं, रीड्राफ्ट दोबारा बनाते जाएं, तब तक जब तक आपको लगे कि नाउ दिस फर्स्ट ड्राफ्ट इज रेडी। प्रूफ रीडिंग करें, किसी और से पढ़वाएं, खुद पढ़ें, किसी सुपरवाइजर से पढ़ाएं, किसी टीचर से पढ़ाएं, किसी नॉलेजेबल बंदे से पढ़ाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके ड्राफ्ट में क्या कमी है। अच्छा जी, क्वालिटी एकेडमिक राइटिंग की तरफ जाते हैं हम। ट्राई टू मेक योर राइटिंग, अगर आप जब राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा ऐसा क्या होता है कि आप राइटिंग की तरफ हम जा रहे हैं। अननेसेसरी डिटेल को प्लीज अवॉइड करें, ज्यादा एग्जेजरेशन की तरफ मत जाएं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि आप एग्जेजरेट करें पॉइंट्स को और उनको और बढ़ाने की कोशिश करें। सिंपल यूज डायरेक्ट लैंग्वेज, अवॉइड वर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को मत लेके जाएं। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस मत बनाइए, बड़े बड़े सेंटेंसेस के लफ्ज मत बनाइए, जरूरत ही नहीं है उनको। आप सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, कंप्लीट सेंटेंसेस बनाएं। सपोर्ट करें अपने कंक्लूजन को, जो एविडेंस को सपोर्ट करें, अजम्पशंस को कम से कम रखें। एवरीबॉडी नो दैट इस तरह की सेंटेंसेस को मत यूज करें। लॉजिकल प्रेजेंटेशन दें, लॉजिकल सीक्वेंस रखें अपना। अब इंडिग्विटी नहीं क्रिएट करनी,
मतलब कुछ लोग ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ था, फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट ले आते हैं, ऐसा भी हुआ था। अब एक स्टेटमेंट, मतलब एक ही जगह ऐसी स्टेटमेंट्स को ना लेकर आए जो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है। अपने लॉजिक को क्लियर रखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। आप जितना क्लियर होंगे उतना ही आप बेहतरीन करेंगे। ठीक है जी। अगर इस समरी की तरफ हम जाएं, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वेट, अब समरी की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि आपने लर्निंग को कैसे इंक्रीज करना है, लर्निंग आपकी कैसे होनी चाहिए। फर्स्ट आपने माइंड मैप बनाना है, फॉर एंड अगेंस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं, देन आप जो है इंडेक्स कार्ड बना सकते हैं। ये हमने आप अपने मटेरियल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी वो थी कि अपने जो प्रोजेक्ट है उसको आउटलाइन करें, उसके आउटलाइंस बनाएं, उसको कैसे लेके चलना है, उसके आउटलाइंस में क्या होना चाहिए, आपका ओवरव्यू, कॉन्टेक्स्ट, हाइपोथेसिस, बॉडी, देन कंक्लूजन, आर्गुमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट। ये आपका पूरा होल बॉडी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें मॉडर्न लैंग्वेज भी होनी चाहिए, उसमें एंशिएंट भी होनी चाहिए, स्पेसिफिक भी होनी चाहिए, जर्नल भी बात होनी चाहिए। अगर इनइफेक्टिव लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इफेक्टिव लिखने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों को जो है हमने पढ़ने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को याद रखें। और जब भी आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखें, काइंडली अपने दिमाग में इसको थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइज रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मटेरियल ऑर्गेनाइज हो। अगर आपका मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं होता तो यू कांट बी सक्सीड। ठीक है, आपको एंथुसियास्टिक होना चाहिए अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। अपने आप को क्लियर रखें, अपने आप को क्लियर रखें। मैं बहुत बार कह रही हूँ, कोई भी काम आपने करना है उसके लिए एक माइंड मैप बनाएं, स्टिकी नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बना लें, कोई माइंड मैप होना चाहिए पीछे आपका। घर में अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं तो दीवार पे पेज लगाकर चिपका के उसको उस पर नोट डाउन किया करें कि आपने क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं उसको लिखें। हर दिन के एंड पर टिक लगाएं, क्रॉस लगाएं कि आपने क्या किया और क्या ना किया। बहुत मिनिमम चीजों से शुरू करें। मैं फिर आप लोगों को एक जनरल एडवाइस है कि बड़ी बड़ी चीजों से जान से पहले छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजें हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसीलिए बहुत बेसिक चीजों से शुरू किया और उसमें यही बताने की कोशिश की जो फर्स्ट वीक था कि पहले अपने माइंड को एक जगह पर लेकर आए, फोकस रखें अपने माइंड को। अगर आप फोकस रहेंगे तभी आपकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे चीजें हैं, कोर्स कंटेंट को मस्ट देखते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोर्स कंटेंट देखें कि आगे क्या चीज आ रही है। ठीक है, ताकि आप सेटिस्फाई रहें कि हर चीज जो है वो कवर की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।